क्वेश्चन सबसे तन्य धातु धातु से क्वेश्चन आया था तेरे, आए थे क्या? कितनी तारीख का तेरे पेपर? 3 नवंबर का। एनालिसिस किया कराया मैंने इनको। बहुत सी चीज़ें बैठ रही है, बहुत सी चीज़ें जो हमने नहीं पढ़ी है वो भी आ रही है, अलग अलग टाइप से है। अभी रोज पेपर हो रहे हैं। कल तो पेपर हुआ नहीं तो उसका एनालाइज नहीं होगा। कल छुट्टी थी, गुरु नानक जयंती की है नहीं। संडे को पेपर लेते लेकिन कल छुट्टी रख दी फिर भी। हाँ, कौन सा है सबसे तन्य धातु इसमें? सोना। सोना। सबसे तन्य धातु है सोना। देखना, वैसे मैंने पुरानी चीज़ें आपको करा रखी, वो भी आप प्रैक्टिस सेट में करो। कल परसों बहुत सारे क्वेश्चन उससे बैठे हैं, आप करते हो तो मैं जो मेन करा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन बैठ रहे, लेकिन क्या आप ध्यान नहीं देते हो और पढ़ते ही नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो। सबसे मेन साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है? साइंस के 10 क्वेश्चन, इनको एक बार रिवीजन के तौर पर और क्या क्या मेन हो सकता है वो सारे लिखा दूँ हम, तो ध्यान देना आप भी। तो सबसे तन्य धातु कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर पहला ही है, सोना। सबसे तन्य या फिर आघात वर्धनी, क्या पूछे वो? आघात वर्तनीय धातु कौन सी है? आघात वर्धनी धातु कौन सी है? तो सोना। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी धातु कौन सी है? सोना। चलो हाँ, नीचे आ जाएंगे दरिद्र। सबसे भारी ठोस धातु, आपसे पूछे, क्या पूछे? सबसे भारी ठोस धातु कौन सी है? सबसे भारी ठोस धातु है एस्टेटिन। ये मैंने पहले भी लिखा है आपको, एटी इसका संकेत होता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो तो मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है इसका। आप पढ़ लो तो मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन ठीक है आपके अच्छे। सबसे भारी ठोस धातु क्या हो जाएगी? एस्टेरिन। आवाज़ नहीं रही, इधर ध्यान दो, आवाज़ कम, ध्यान इधर, दिमाग यहाँ लगाओ। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगी? एस्टेटिन। एस्टेटिन सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सुचालक धातु कौन सी है? वो आपकी एजी। एजी यानी कि सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी। और एजी का मैंने आपको बता रखा है, एजी का लैटिन नाम क्या था? एजी का अर्जेंटम। क्या था भाई? अर्जेंटम। और विद्युत की सबसे सुचालक, और सोने का संकेत क्या था? एयू। सोने का संकेत क्या था? एयू। सबसे अच्छी सुचालक अधातु, सुचालक अधातु कौन सी है? सुचालक अधातु कौन सी है? तो वो हो जाएगी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या हो जाएगी? ग्रेफाइट। सबसे अच्छी सुचालक अधातु हो जाएगी ग्रेफाइट। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक तत्व कौन सा है? विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा फ्लोरीन, एफ। फ्लोरीन यानी कि एफ। सबसे अधिक धनात्मक, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु सी एस, सीजियम। क्या है? सीजियम। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु, ऋणात्मक हो जाएगी फ्लोरीन, धनात्मक हो जाएगी सी एस यानी कि। और सबसे चमकदार, चमकदार, चमकदार धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। सबसे चमकदार एल्यूमिनियम है क्या? प्लेटिनम है, प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम है, पीटी आएगा प्लेटिनम। सबसे चमकदार धातु हो जाएगी प्लेटिनम। सबसे अधिक आयनन विभव, अधिक आयनन विभव वाली धातु, अधिक आयनन विभव वाली धातु कौन सी है? तो वो आपके हीलियम, He। सबसे अधिक आयनन विभव, न्यूनतम आयनन विभव, न्यूनतम आयनन विभव वाली धातु,
वो हो जाएगी आपके सीजियम CS। न्यूनतम आयनन विभव वाली धातु CS यानी कि सीजियम। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का समूह कहाँ है? सर्वाधिक गैसीय तत्वों का समूह कौन सा है? तो वो है शून्य वर्ग। पढ़ाई थी मैंने, शून्य वर्ग की गैसें कहाँ पर है? अक्रिय गैसें 18, समूह 18 में। याद है क्या आपको? लास्ट वाली सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति किसके पास होती है? तो वो होती है क्लोरीन Cl। क्लोरीन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो है आपका हाइड्रोजन H। पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा? वो आपके ऑक्सीजन O2। सबसे अधिक भूपर्पटी पे O2। वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक, ये सबको पता है आपको, लेकिन लिखते जाना, N2 यानी कि नाइट्रोजन। N2 यानी कि नाइट्रोजन सर्वाधिक वायुमंडल में। पृथ्वी पर सबसे अधिक पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है एल्यूमिनियम। और मानव शरीर में सर्वाधिक क्या होता है? मानव शरीर में सर्वाधिक क्या होता है? तो O2 यानी कि ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी थी? मिट्टी के तेल में एक और कौन सी है? दो है की? मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली Na, सोडियम और पोटेशियम। Na और K, सोडियम और पोटेशियम। जो किसी से क्रिया ना करे, उसे क्या बोलेंगे? जो किसी से क्रिया ना करे, कौन सी गैस है वो? अक्रिय गैस। जो किसी से क्रिया ना करे वो क्या है? अक्रिय। और हड्डी व दांतों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम Ca। हड्डी व दांतों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम Ca। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक तत्व, मानव शरीर में दूसरा, हर एक क्वेश्चन पूछा गया इनमें से। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है? वो है कार्बन C। मानव शरीर में सर्वाधिक दूसरा तत्व वो है कार्बन। अच्छा, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? Fe, लोहा। आयरन पाया जाता है। नहीं याद है क्या? रक्त पढ़ाया है। पत्तों में कौन सा? पर्णहरित में इसमें होता है Mg, मैग्नीशियम। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और हथेली पर रखने पर पिघल जाती है कौन सी तत्व? हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, वो है गैलियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, यह है पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने धातु वो होती है Hg यानी कि पारा। इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर। द्रव धातु भी हम इसे कहते हैं। और द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु वो धातु थी या ये अधातु है? ये क्या थी? पारा धातु थी। और अधातु हो जाएगी ब्रोमीन। अधातु क्या हो जाएगी? ब्रोमीन। और तन्य आघातवर्धनी हमने लिख लिया है। सबसे अधिक तन्य कौन सा है? सोना। और बताओ आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व? कुल तत्व की संख्या कितनी है वर्तमान में? 118। कृत्रिम रूप से कितने पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं? धातु कितनी? धातु कितनी है? अधातु कितनी है? उपधातु कितनी है? बता दो इसमें, फटाफट।
कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से, धातु, अधातु और उपधातु। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या आपके 118। प्राकृतिक रूप से पाए जाते कितने? 94। तो इसमें से 118 में से घटा लो, कितने बचे? 118 में से घटा लो तो कितने बचे? 6 और जोड़ दो 18 में, 18 6 24। 24 कहाँ पर? कृत्रिम रूप से बनाते। धातुओं की संख्या कितनी है? धातुओं की संख्या 91। अधातु कितनी है? उपधातु तो कितनी है? 7। अधातु कितनी हो जाएगी? 91, 7 और वो आपकी जोड़ लो, कितनी और बची? बस 19। अधातुओं की संख्या, उपधातु होगी अधातु, अधातु 20। अधातु कितनी हो जाएगी? 20। अधातुओं की संख्या कितनी है? 20। ठीक, ये आवर्त सारणी का पोस्टमार्टम हो गया थोड़ा, ठीक है। कम से कम ये तो कर ही लेना, आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए, और आने वाले एग्जाम्स में बैठ सकते हैं सारे क्वेश्चन। लाओ एक मोबाइल दो तो इधर से, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये हो गया। एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान देना। कम से कम ये तो कर ही लो, मैंने पिछली बार भी कराया था इसको। यदि ये भी तुम करते हो तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन बैठ रहे, लेकिन कौन करे? फिर बोलते सर ये तो आते ही नहीं है। डेली जो पेपर आ रहा है उसमें से हमें हर एक क्वेश्चन बता सकता हूँ आपको। मैंने परसों बताया आपको, परसों दिन जो पेपर आया था उसमें मैंने बताया आपको पेपर, हर एक क्वेश्चन बता सकता हूँ उसमें से। लेकिन आप क्या करके नहीं जाते हो इसको रिवाइज? बिना रिवाइज के तो कुछ नहीं होता है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु है। सबसे भारी ठोस धातु कौन सी है? एस्टेरिन। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? एजी, सिल्वर। सुचालक अधातु कौन सी? ग्रेफाइट। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। और विद्युत का धनात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? CS यानी कि सीजियम। चमकदार धातु हो जाएगी प्लेटिनम। और अधिक आयनन विभव किसका है? हीलियम का। कम किसका है? तो सीजियम का। सर्वाधिक गैसों का समूह कौन सा है? तो शून्य वर्ग है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन। भूपर्पटी पर क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा? O2 यानी कि ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। सबसे अधिक अक्रिय जो किसी से क्रिया ना करे वो क्या है? अक्रिय। हड्डी और दांतों में कौन सा? कैल्शियम। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा? कार्बन। हीमोग्लोबिन में फ्लोरीन क्या? हीमोग्लोबिन में आयरन। पानारित में Mg। हथेली पर रखने पर कौन पिघल जाता है? तो गैलियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है कौन सी धातु? पारा। और एक और अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। कुल तत्व की संख्या 118। कृत्रिम कितने? 24। प्राकृतिक 94 है। धातु कितने? 91। अधातु 20 और उपधातु कितनी जाएगी? 7। हो गया। नेक्स्ट अगला कौन सा है? क्या रहे पासपोर्ट इसके? 25 3 बार। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण रहेगा तो उसके सतह के केंद्र को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ध्रुव। आंसर रहेगा इसका, आंसर का दूसरे का कौन सा नंबर का है? ऑप्शन नंबर तीसरा है कि दूसरा है? तीसरा है, ध्रुव। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जो गोलाकार दर्पण के केंद्र की ओर। तो इसमें दर्पण की बात की गई, तो दर्पण के बारे में लिखो आप। दर्पण से क्वेश्चन आ रहा है भाई। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन कौन से? तो दर्पण होता है आपके उत्तल दर्पण होता है, एक तो उत्तल दर्पण होता है, और एक और कौन सा है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण होता है उसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी दर्पण भी इसको कहते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है उसको बोलते हैं अभिसारी। हाँ, अभिसारी। उत्तल को अपसारी और अवतल को? हाँ, उत्तल को बोलते हैं अपसारी, अवतल को बोलते हैं अभिसारी। ठीक है। और लेंस में भी चलता है इसका, लेंस में भी कराएंगे आपको। ठीक है।
जैसा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब छोटा कैसा होता है, इस पर प्रतिबिंब छोटा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा छोटा बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा बनता है और कैसा बनता है, आभासी आभासी बनता है, सीधा आभासी। और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसी का टोटल उल्टा कर लोगे तो आपका अवतल का जाएगा। ठीक है, आप कर लेना इसको। और इसी प्रकार से आता है लेंस। लेंस कितने प्रकार के, तो लेंस भी इसी प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक तो होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, एक होता अवतल लेंस, अवतल लेंस। वहाँ देखना और यहाँ भी देखना, यहाँ जस्ट इसका उल्टा है। उत्तल लेंस को यहाँ बोलेंगे अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी लेंस बोलते हैं इसको। ये एक नियम होता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो नियम पूरा बताएंगे कैसे अभिसारी कैसे अपसारी। और अपसारी लेंस, अपसारी लेंस बोलते हैं किसको, अपसारी बोलते हैं इसको अवतल को। अब दोनों चीज़ें आपको डाउटफुल रहेगी तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। किसी का भी एक का याद कर लो, या तो दर्पण का याद कर लो या फिर लेंस का याद कर लो। दर्पण का याद कर लो तो लेंस का उल्टा कर देना, ठीक है, या लेंस का याद करते हो तो दर्पण का उल्टा कर देना है। ठीक है, देखो बोले उत्तल लेंस में कौन सा है, यहाँ अभिसारी है तो वहाँ अपसारी आ गया, तो इसका जस्ट उल्टा आपको कोई भी एक याद करो आप, या तो दर्पण को पूरा याद कर लो या लेंस का पूरा याद कर लो। ठीक, अब यहाँ से कुछ दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना के उपयोग, कहाँ का इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ का हुआ है, या फिर इसमें कौन सा दर्पण लगाया हुआ है। तो कार का जो साइड मिरर होता है, कार के साइड मिरर में, वो जिसमें आप पीछे की गाड़ियाँ देखते हो, साइड मिरर, कार का साइड मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, वो कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। एक और आता है परावर्तक लैंपों में, परावर्तक लैंपों में बताया भी था, परावर्तक लैंपों में कौन सी धातु भरी जाती है, सोडियम, जो चमकते परावर्तक लेंस। परावर्तक लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, ताकि वो रोशनी को ज़्यादा फैला सके, प्रकाश को अच्छे से फैला सके। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो जब आपके टार्च होती है, टार्च, टार्च में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा अवतल है। सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो आपके अवतल दर्पण का होता है। चिकित्सा में, कहाँ पर, चिकित्सा में, चिकित्सा में कैसे करते हैं, तो आपके आँखों की जांच में, आँख को देखते हैं लेंस के द्वारा, या फिर कान को देखते हैं लेंस के द्वारा, या फिर आपके नाक को देखते हैं लेंस के द्वारा, या फिर गला देखते हैं लेंस के द्वारा, तो आदि इसमें उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, और भी कहाँ कर सकते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर ऊर्जा में भी किया जाता है। सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में जो आपने देखा होगा, ये जो क्या बोलते हैं प्लेटें लगी होती है, उसमें किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। और एक और यह नाई भी करते हैं, नाई, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण जो है चेहरे को बड़ा कर देता है, चेहरे को बड़ा कर दिखाता है, कौन, अवतल दर्पण। ठीक है, एक और आता है इसमें समतल दर्पण, समतल दर्पण, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कई प्रकार के, समतल दर्पण से भी। तो समतल दर्पण में क्या है, तो समतल दर्पण क्या होता है, जो अपने डायरेक्ट अपने घर पर लगा होता है वही समतल दर्पण है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि दो समांतर दर्पण के बीच की दूरी कितनी होती है। यदि दो समांतर दर्पण के बीच में हम कुछ दूरी बताएं तो उसके बीच में दूरी कितनी होती है, ऐसा पूछा जाता है। तो दो समांतर, ऐसे लिखना, दो समांतर दर्पण के बीच की दूरी, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। कैसे होती है, अनंत। यदि आप एक दर्पण में दो दर्पण को एकदम समांतर रख दोगे, एक ऊंचाई के एक जैसे एकदम जस्ट, तो उन दोनों में देखोगे उसमें भी कई सारी ऐसी अनंत दूरी दिखेगी, इसमें भी अनंत दूरी दिखेगी, दोनों में दूरी क्या दिखेगी, अनंत। किसी को हम एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। और यदि आपको इसे समांतर दर्पण आपको पूरा दिखना है, मतलब अपना शरीर पूरा दिखना चाहिए, तो दर्पण कितना होना चाहिए, कितना बड़ा दर्पण हो कि हम अपने आप को पूरा देख सकें, तो शरीर का कितना, आधा, कितना, प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति का आधा दर्पण चाहिए। प्रतिबिंब में पूरा देखने के लिए व्यक्ति का आधा, व्यक्ति का कितना, आधा दर्पण चाहिए होता है।
ठीक है, व्यक्ति का कितना आधा दर्पण चाहिए होता है। और ध्यान रखना, जब भी हम समतल दर्पण में चलते, समतल दर्पण में देखकर चलते तो हमारे अपनी चाल उसमें दोगुनी दिखती है कि हम उसमें ज़्यादा तेज़ी से चल रहे। जैसे कि हम कोई सामने दर्पण लगा दो और वो आप इस यहाँ से भाग के जाओ तो आप जितनी स्पीड आपकी होगी उसकी दुगनी स्पीड किसमें होगी, समतल दर्पण में। ठीक है, तो चाल इसमें क्या होती है, चाल समतल दर्पण में दुगनी होती है। चाल समतल दर्पण में दुगनी होती है। कैसी होती है, तो दुगनी होती है। ठीक, उधर का मिटा दूं, इधर का मिटा दूं ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें जो लेंस की हमने बात की है, लेंस की फोकस दूरी की पूछी जाती है। अभी कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं एमपीपीएस में। लेंस की फोकस दूरी, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। लो, फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या होता है, 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है, सूत्र होता है। लेंस की फोकस दूरी का क्या होता है, सूत्र। और ध्यान रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी का हमेशा क्या रहेगी, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की कैसे होती है, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस की धनात्मक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक। ठीक है, इसी का जस्ट आप उल्टा कर लेना। उसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, लेंस की क्षमता सूत्र पूछा है, सूत्र ऐसा इकाई थोड़ी पूछी है। लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, P बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता का एसआई इकाई पूछिए या फिर किससे मापते, तो डायऑप्टर से। डायऑप्टर लेंस की क्षमता का सूत्र, या फिर ये दोनों याद रखना आप। इकाई पूछे, इकाई क्या होती है, डायऑप्टर। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, वो होता है आपका m बराबर I/O, या आप V/U भी इसमें लिख सकते हो, V/U भी इसमें लिख सकते हो। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 2 क्वेश्चन हुए देखो। आगे देखना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है। सही युग्म बता भाई। स्थायी या अचल संधि कोहनी को जोड़ती है, कंदुक खल्ली का संधि ऊपरी जबड़ा सिर को जोड़ती है, या कब्जा संधि कंधे को जोड़ती है, दुराग्र संधि गर्दन को जोड़ती है। तीसरा सही है, कब्जा संधि कंधे को जोड़ेगी, कब्जा संधि, फिर कब्जा, इसमें आएगा दुराग्र संधि गर्दन को, दुराग्र जो आँख में खूंटीदार संधि थी वही ये दुराग्र संधि है, पढ़ाई भी था मैंने। खूंटीदार, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा दुराग्र। ये बाकी हड्डी के बारे में जानकारी आपको लिखाई दी, कल परसों पढ़ाया था उसमें लिखाई थी मैंने, ध्यान देना, उसमें से कर लेना, बार बार नहीं लिखूंगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। ये लो, इसमें क्वेश्चन आ गया है, तो ये लिखा है या बयाल, लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र या तो I/O होता है या फिर V/U होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, V/U चौथा, V/U चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो यहाँ से लेंस से आए तो आगे आप थोड़ा सा और इसमें कुछ और कर लेते हैं। इसमें कर लो आप प्रकाश, कौन सा चौथा क्वेश्चन था ना, तीसरा का पता चल गया आपको। तीसरा का क्या था, इसमें चौथा सही ऑप्शन रहेगा उसका, और चौथे का रहेगा इसमें, चौथे का भी चौथा ही है। ठीक है, तो इसमें आप एक हेडिंग डाल लो प्रकाश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, प्रकाश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। प्रकाश
प्रकाश क्या है तो लिखना प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में आपसे पूछे छोटे छोटे बंडलों के रूप को क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप को क्या बोलते हैं? तो फोटोन कहते हैं। फोटोन, बंडलों के रूप को फोटोन कहते हैं। प्रकाश का कण कण सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश का कण सिद्धांत, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने। प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तरंग सिद्धांत दिया है आपके हाइगेंस ने। हाइगन या हाइगेंस है ना, हाइगेंस। प्रकाश के द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति कैसी होती है? तो कण में होती है या फिर प्रकाश में होती है? कण में होती है या फिर प्रकाश में होती है? या प्रकाश कैसी प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। कैसी होती है? द्वैत होती है। ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम, मतलब प्रकाश की खोज पूछ रहा है, ये की थी रोमन ने। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो रोमन ने। यहाँ से आता निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको याद होना चाहिए। आवाज़ नहीं रही, बोलने की नहीं बोला, यहाँ ध्यान दो, ठीक है? ध्यान यहाँ होना चाहिए, दिमाग यहाँ लगना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल याद होनी चाहिए आपको। कई बार पूछता है ये क्वेश्चन। प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक, प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के अपवर्तनांक पर। तो कुछ मैं माध्यम के अपवर्तनांक लिखता हूँ, इन अपवर्तनांक को आप याद रखना। माध्यम के अपवर्तनांक, कुछ माध्यम के अपवर्तन लिख दो। एक तरफ लिख लेना माध्यम, ये माध्यम, और एक तरफ अपवर्तनांक। माध्यम के अपवर्तनांक क्या क्या हो सकते हैं? तो वायु का अपवर्तनांक कितना है? तो आप लिखना है 1.003। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.31। और जल का कितना होता है? पानी का, तो पानी का वेरिया एमपी कई बार पूछता है 1.3। और जल का बाद एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.36। केरोसिन का कितना होता है? केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44। बेंजीन का अपवर्तनांक कैसा होता है? बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.50। बेंजीन का होता है 1.50। और क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.52। और हीरा का वेरी एमपी, हीरा का अपवर्तनांक याद रखना 2.42। ये हीरे के अपवर्तनांक है, ठीक है? कुछ अपवर्तनांक ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर से पहुँचता है? प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है कितनी देर में? प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचता है? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर प्रकाश पहुँचता है। किसका? सूर्य का। तो चंद्रमा का कितनी देर में? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है
चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो लिखना 1 मिनट 3 सेकंड। 1 मिनट 3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल हमने लिखी कितनी लिखी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये निर्वात में होती है। और आपसे पूछे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में ये होती है। तारपीन के तेल में पूछे तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल, तो तारपीन के तेल में होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तारपीन के तेल में होती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में होती है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये कांच में होती है। और हीरा में वेरी एमपी, हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कुछ प्रकाश की चाल आपको याद रखनी है। दिख तो रहा रे? राइटिंग गड़बड़ा तो नहीं ज़्यादा? कांच के आगे तो कुछ नहीं लिखा मैंने। वहाँ पे कहाँ पे? क्राउन कांच 1.52। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। 4 के बाद आ जाओ 5वां पे। पांचवा, रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ ने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। किसके द्वारा? कौन से यौगिकों पर उसने ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा 5वें का चौथा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान उसने केंद्रित किया है। सही आंसर रहेगा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 5 का होगा चौथा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ से मेंडलीफ के आवर्त सारणी से कुछ क्वेश्चन आया देखो। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी से आपको याद रखना चाहिए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी को कब खोजा या फिर कब तत्वों को जमाया? तो 1869 में इन्होंने तत्वों को जमाया था। कितने तत्व थे इसमें? 63 तत्व थे। कितने थे? 63 तत्वों को इन्होंने खोजा था, 63। और इन्होंने जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जमी हुई है, किसके अनुसार जमी हुई है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और उनके गुणधर्म के आधार पर उसको जमा रखा है। रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। ये क्वेश्चन फंसने वाला देखो कुछ दिनों में, बता रहा हूँ मैं। जो भी पेपर देखा आएगा ना, कोई ना कोई बोलेगा मुझे सर ऐसा क्वेश्चन आया था। रासायनिक गुणों के आधार पर ध्यान देना। और परमाणु, और इसमें जो तत्व जमे हुए, तत्व किस आधार पर जमे हुए? तो तत्व जमा रखे इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनको जमा रखा है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इनको जमा रखा है। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें कितने आवर्त थे और कितने समूह थे? तो इसमें थे 8 समूह और 7 आवर्त थे। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 18 समूह और कितना आवर्त है? 8 आवर्त है कि 7 आवर्त है? वर्तमान में 7 आवर्त है और 18 समूह है। ध्यान दो, ठीक है। चलो, हाँ, अब आवर्त सारणी से कुछ क्वेश्चन आया। तो आवर्त सारणी में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है? तो क्या क्या चीज़ें बदलती है, वो चीज़ें आप याद रखना। तो बाएं दाएं का आप उल्टा कर लेना इसका, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, बाएं से दाएं। आवर्त सारणी में बाएं से जब हम दाएं जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में बाएं से क्या जाना है? दाएं। बाएं से दाएं की ओर आपको जाना है। तो कभी पूछा आपसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातु में क्या होती है? धातुओं में कमी आती है।
धातुओं में क्या होती है, कमी आती है। धातुओं में कमी आती है। और अधातु के गुण में क्या होती है, अधातु के गुण में वृद्धि होती है। धातु की कमी, अधातु में वृद्धि। और बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक क्रिया घटती है, रासायनिक क्रिया इनकी घटती है, रासायनिक क्रिया इनकी घटती है। और बाद में फिर से क्या बढ़ जाती है, रासायनिक क्रिया घटती है। और बाएं से दाएं जाने पर आवर्तन संयोजकता बढ़ती है, फिर घटती है। आवर्तन में संयोजकता बढ़ती है, फिर घटती है। आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। आयनन विभव बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार या त्रिज्या घटती है। परमाणु छोटा हो जाता है, उधर जा जाते हैं बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें रखना। और इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक पूछे, हेलो, हाँ मोनो अभी पढ़ रहा है, मेरे पास मोबाइल है उसका। क्या हुआ, कौन है रे, अभिषेक है, क्या काम तेरे इससे। चलो नेक्स्ट, कौन है, अभिषेक। कौन बैठता, इधर बैठता वो, आ रहा है यहाँ यूँ, तो आ रहा तो फोन क्यों लगा रहा है, फिर यहाँ आके बात करे है। चलो हो गया, कौन सा क्वेश्चन हुआ ये, पांचवा। पांचवे के बाद छठा लिखो। छठा, वह गोल जो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है उसका पीएच मान निम्नलिखित से कितना होता है। जो लाल को नीला कर देगा उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। जो लाल को नीला करेगा, अच्छा लाल को नीला करता कौन है, क्षार का अम्ल, क्षार करता है तो है। लाल को नीला कौन करता है, अम्ल के क्षार, क्षार करता है ना। नीले को लाल अम्ल करेगा तो क्षार करेगा इसमें, तो क्षार का पीएच मान कितना होना चाहिए। देखो इसमें 7 से अधिक कौन है, इसमें 1 4 5 9, तो ऑप्शन नंबर क्या है 9, क्या आएगा इसमें 9। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगा लो यार अपना, वही तो नहीं है बस सर, बाकी सब लगा लेते हम। अरे तो क्या क्या सूचक हो सकते हैं, जैसे हमारे पास सूचक एक तो लिटमस था, उसके अलावा और क्या सूचक हो सकते हैं। जिनका अम्लीय मान हो तो वो क्या करेंगे, और उनका क्षारीय मान हो तो वो क्या करेंगे। ठीक है, जो सूचक होते हैं, एक होता है मेथिल ऑरेंज, क्या होता है, एक मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, यदि वो मेथिल ऑरेंज अम्लीय है तो वो क्या हो जाएगा, लाल, क्या हो जाएगा, लाल। और लाल वो क्षारीय है तो क्षार को क्या करेगा, लाल को पीला, लाल को क्या करेगा, वो पीला। ठीक है, और लिटमस, लिटमस तो हम जानते ही सही, लिटमस अम्लीय है तो वो क्या करेगा, लाल करता है। नीले को क्या करता है, लाल, और वो पीले को क्या करता है, यदि क्षारीय है तो क्षारीय को लाल है तो पीला कर देगा, लाल है तो पीला कर देगा। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। एक होती हल्दी, हल्दी से क्वेश्चन आता है कि हल्दी यदि अम्लीय है तो कैसा रंग लाएगी, पीला, कैसा लाएगी, पीला। और क्षारीय है तो लाल लाएगी, क्षारीय है तो लाल लाएगी। ठीक है, और इसी से एक को लिखना फिनोप्थेलिक, फिनोप्थेलिन ये क्या रहेगी, रंगहीन। यदि ये फिनोप्थेलिन अम्लीय रहेगी तो क्या देगी, ये रंगहीन रंग देगी। और यदि वो क्षारीय होगी फिनोप्थेलिक तो गुलाबी रंग देगी, ये हमने कर लिया, गुलाबी रंग देगी। किस पर, ये उसमें देखा होगा आपने, हाँ गुलाबी रंग दिया होगा आपके उसने, है ना, रंगीन या गुलाबी। फिनोप्थेलिन से आपने किया होगा, हमने बहुत सा किया इसको। तो कुछ पीएच मान में लिख रहा हूँ, यहाँ से पीएच मान भी आप याद रख लेना भाई। आज के बाद इसके बाद मैं पीएच मान नहीं लिखूंगा, ये पीएच मान बहुत आईएमपी हो जाएंगे आपके लिए, कम से कम ये तो आप करना ही है। ठीक है, फिर बार बार पीएच मान का रखना नहीं रहेगा अब। ठीक है, कौन नहीं आया आज, चले गए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई। पीएच मान लिखो,
हाँ सर तो आएंगे नहीं कभी जिम में गए जो, सर तो जिम में गए जो कभी नहीं आएंगे वो तो सांद्र HCl अम्ल आपसे पूछे सांद्र HCl अम्ल का pH मान कितना होता है तो 0। यदि सांद्र तनु HCl है तो तनु HCl अम्ल का मान होता है 1, pH मान कितना होता है 1। नींबू का pH मान, नींबू का pH मान होता है 2.2 से 2.5 नींबू का। शराब का pH मान, शराब का pH मान 2.9 से 3.8। हाँ शराब का। बियर का pH मान कितना होता है 4.5। जठर रस का pH मान कितना होता है तो 1.2 जो आपके आमाशय में बनता है। सिरका का pH मान कितना होता है तो 3.4। कॉफ़ी का pH मान कितना होता है तो 5। कोल्ड ड्रिंक्स का pH मान, जो कोल्ड ड्रिंक्स बाजार में आती है कोल्ड ड्रिंक्स का pH मान कितना होता है कॉफ़ी का 5 है। कड़वी लगती है लेकिन वो नॉर्मल कॉफ़ी लो आप, नॉर्मल कॉफ़ी डायरेक्ट जो डायरेक्ट बनी हुई आती है उसको, वो तो आप चाय में डालते तो दूध में डालते इसलिए फिर भी कड़वी लगती है वो ऐसी दिखती है अपने को। दूध का pH मान कितना होता है 6.4 से 6.5। दूध का pH मान 6.4 से 6.5। लार का खाने के बाद, किसमें खाने के बाद लार का pH मान कितना हो जाता है तो खाने के बाद लार का pH मान 6.4 से 6.7 हो जाता है, 6.7 हो जाता है। लेकिन खाने के पहले कितना होता है उल्टा हो गया। खाने के पहले तो खाने के पहले लार का, और लार का खाने के बाद, खाने के लार का बाद खाने के बाद लार का pH मान, सर इसी में अटके आप। खाने के बाद लार का pH मान कितना होता है। ओहो, खाना को ना मानो जीवन में लार आ जाए जो उसी काम है, बस उसी काम है क्या नहीं। लार पहले। रक्त का pH मान, रक्त का 7.4 आपको याद है सही। अंडा का pH मान, अंडा का 7.8। मूत्र का pH मान 7.8। 6, मूत्र का pH मान कितना था 6। बेकिंग सोडा का pH मान ये होता है 9। और टूथपेस्ट का होता है 8। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10। गाजर का pH मान, गाजर का रस का pH मान, गाजर का रस का pH मान 6 होता है। टमाटर का pH मान, टमाटर का होता है, टमाटर के जूस का होता है 6.3 से 4.5। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे अधिक किसका होता है 14। सबसे कम किसका सांद्र HCl का, सबसे अधिक किसका तो NaOH का। और अम्लीय वर्षा का pH मान, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है 5.5। और मानव शरीर का बताओ, ये कल परसों पूछा गया था। मानव शरीर का pH मान 7 से 7.8, 7 से 7.8। ठीक, ये pH मान आप कर ही लेना है। अगर मैं ये पहले लिखा था तो एक आध क्वेश्चन किसी के बैठ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब बैठ जाएगा। जो नहीं आया उसके बैठ जाएगा। है कि नहीं। और कुछ pH के अनुसार कुछ रंग होते, pH मान के अनुसार रंग, pH मान के अनुसार रंग होते। कुछ रंग कौन कौन से होते तो रंग देखना, यदि किसी का रंग डार्क लाल है, डार्क लाल, तो उसका pH मान 0 रहेगा। यदि लाल है नॉर्मल, तो लाल है तो उसका 1 से 2 उसका pH मान रहेगा। ऑरेंज है तो किसी का रंग ऑरेंज है तो उसका pH मान 4 रहेगा। किसी का रंग पीला है तो उसका pH मान 6 रहेगा। हरा का pH मान 7 उदासीन होता है। नीला का pH मान कितना होता है 9। ब्लू यानी कि नीला एकदम ब्लू है तो उसका 10, एकदम ब्लू है तो उसका 10। पर्पल यानी क्या होता है पर्पल का 11। और बैंगनी का होता है 13 से 13 या 14। हाँ बैंगन। ठीक, अब pH मान आपसे बाहर नहीं जाएगा। कौन गया रहा के वो मूर्ख व्यक्ति? दो तो गर्ल्स। अच्छा वो पीछे बैठी थी वो। हाँ वे दो ही। हम्म। और वो हर
और हर पल रात भी आए थे, थोड़ी देर बैठे हुए चले गए वो। कोई नहीं, ये तो महान आत्मा है अपनी। हाँ तू भी जाता ना, क्यों रुका फिर यहाँ? नहीं सर, उन दोनों लड़कों के तो काम था कर रहे। और उनका मन नहीं लग रहा, एक दो नहीं आई जो काम, क्या काम तो अपना भी बन जाता हो तो नहीं हो तो ही। तो बाहर चल जाती, ताकि जायबाजी ताकते पहले चल जाते। इसको मैंने रोक रखा था, ये भी जा रही थी, पर मैंने सोचा सर कि घर नहीं करूँ बस। तो फिर घर वो भी क्या करेंगे? मेन जीव लेगा हमारे घंटे वाले में। अगला 6 के बाद 7वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक बताओ भाई। अब इतना सरल क्वेश्चन भी आता है। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक पूछा, देखो तो कुछ प्रतीक में पूछ लो आपसे, बता दोगे? तो बताओ। Na किसका है? सोडियम, Mg किसका है? मैग्नीशियम, Ca किसका है? कैल्शियम, Cu, कॉपर, Ag, Fe, आयरन, Le, एल्युमिनियम, Hg, पारा, Au तो हो गया शायद, नहीं हुआ? Au, औरम, O2 किसका है? ऑक्सीजन, O3 किसका है? ओजोन, C किसका है? वन, S, सल्फर, Mn किसका है? मैग्नीशियम, NH3 किसका है? मैग्नीज का है। NH3 किसका? अमोनिया। N2O किसका है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। P किसका है? पी पोटेनी और Cl किसका है? Br। क्लोरीन और कैल्शियम, I किसका है? H, He। ये तो ये तत्व पूछे जाते हैं, इनको याद कर लेना बस। आप सब याद होंगे आपको। जिसको समझ में आए बोलूँ क्या? ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, सिल्वर यानी कि अर्जेंटम है ना, और आयरन, एल्यूमिनियम, पारा यानी कि सिल्वर, किक सिल्वर बोलते हैं इसको, ओरम यानी कि सोना, और O2 यानी कि ऑक्सीजन, O3 यानी कि ओजोन, C यानी कि कार्बन, S यानी कि सल्फर, M यानी कि मैग्नीज, NH3 यानी कि अमोनिया, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस होती है, P यानी कि फास्फोरस, और F यानी कि फ्लोरीन, Cl यानी कि क्लोरीन, Br यानी कि ब्रोमीन, I आयोडीन, H ब्लू में क्या अंतर है? H हाइड्रोजन, और He हीलियम है। नीला, नीला ये डार्क ब्लू है, डार्क नीला, डार्क ब्लू, डार्क नीला, ताकि बड़े समझ में आए। आधे इंग्लिश आधे हिंदी गाने जब तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं है? अच्छी बात है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना हो गया? 7। और इतनी सी देर में 7 क्वेश्चन कर लिए तुमने तो। इतनी देर हो गई, 7 का हुए, 27 हो गए। हाँ, 8वां क्वेश्चन, किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भाई? विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर को धारा ही कहते हैं, क्या बोलते हैं? धारा ही तो कहते यदि आवेश किसी तार में दौड़ रहे हैं, पीएच मान हो गए सबके? पीएच मान हो गए रे, ये याद कर ही लेना भाई। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक। ये तुमने पीएच मान तुमने याद कर लिए, मतलब तुम्हारा काम हो गया। अच्छा वो था इतने सबका 1 नंबर। एक नंबर बहुत जरूरी होता है, हाँ याद है, मैं भी। ठीक है। 8वां का सही ऑप्शन होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा ये आवेश प्रवाह की दर होती है। क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। यूं पूछ लेता हो, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा। इसका ऐसा ही मात्रक पता है ना आपको? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। किससे मापते विद्युत धारा को? मापन। कौन सा मीटर है वो? मीटर है। ए मीटर क्या मीटर? आ बोल दो या ए बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। परिपथ, जो विद्युत धारा का परिपथ सदैव कैसे लगाते हैं हम? परिपथ सदैव श्रेणी क्रम में। कैसे लगता है? तो श्रेणी क्रम में लगता है अपने यहाँ पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगता है। विद्युत धारा की उपस्थिति कैसी इसमें, या फिर विद्युत धारा को कैसे मापते? धारा, ये धारा का कैसे होगा? उपस्थिति। गैल्वेनोमीटर किससे मापते हैं? क्या मापता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या मापता है भाई? गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? धारा का प्रभाव मापता है क्या?
विद्युत धारा को मापता है एमीटर, तो धारा का प्रभाव होगा इसमें, है ना। धारा का प्रभाव जो कितनी कम ज़्यादा जा रही है ना, 10 की पावर 6 माइनस 6 तक माप सकता है। और याद रखना एक आदर्श अमीटर जो होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। ये होता है 1 एम्पियर बराबर। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस में मापते, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय कैसे होता है, तो किससे में मापते हैं इसको, इसकी सूत्र पूछता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू वाई। विभवांतर एक होता है, विभवांतर क्या होता है भाई, विभवांतर। ये क्या होता है विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी जो बोलता है कि इसको कैसे मापेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को नापते हैं तो उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वेरिया एमपी कई बार पूछता है तो इसको वाट भी हम बोलते हैं, या वाट, हाँ, विभवांतर का ऐसे मात्रक वाट या जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम, वाट या जूल प्रति कूलाम इसका ऐसा ही मात्रक होता है। जो विभवांतर होता है इसको किससे मापते हैं, मीटर कौन सा, मीटर मापने का मीटर कौन सा है, तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वहाँ देखो अमीटर का प्रतिरोध कैसा था, वो 0 था। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या था, 0। इसका होता है अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक। और आगे लिखना, विद्युत धारा में विरोध को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा में विरोध को, यदि विद्युत धारा में कोई विरोध आ रहा है, कोई इसे विद्युत धारा को रोकने की चेष्टा कर रहा है, विद्युत धारा में विरोध को कहते हैं विरोध, यानी कि प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक याद है आपको, ओम। क्या होता है, ओम। इसका संकेत ये होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध। और प्रतिरोध में प्रतिरोध जो होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक की, प्रतिरोध हमेशा चालक की लंबाई पर, किस पर, चालक की लंबाई, प्रकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कौन, प्रतिरोध। एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, ये इसे हम दर्शाते रो से, इसे रो से दर्शाते हैं। इसका ऐसा मतलब होता है ओम इंटू मीटर। इसका ऐसा ही मतलब होता है, वो तो चालकता होती है, इसका उल्टा तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है भाई, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध रो कहाँ पर, लंबाई, प्रकृति, क्षेत्रफल। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और चालकता का मात्रक पूछे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ओम इनवर्स या ओम इनवर्स का अलावा ऐसे बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं इसको, सीमेन भी इसको कहते हैं, या इसको मोह भी कहते हैं, इसको मोह भी कहते हैं, आधा मोह। हाँ, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो चालक ओम का नियम पालन करते हैं उसे ओमनीय चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमिक चालक। अच्छा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन या नाइक्रोम।
अभी वर्तमान में टंगस्टन चल रहा है हाँ, नाइक्रोम और यार नाइक्रोम। ठीक है, विद्युत बल्ब प्रकाश फिलामेंट किसका, नाइक्रोम या हाँ। एक और आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ जिनमें करंट चला जाए वो पदार्थ कौन कौन से, तो तांबा है, तांबा सोना चांदी, तांबा सोना चांदी हीरा, नमक, नमक, जस्ता, जल, बिस्मिथ, जल बिस्मिथ आदि। ठीक है, और अनुचुंबकीय पूछे तो लकड़ी, प्लास्टिक और कपड़ा। ये क्या है, अनुचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय में आएगा लकड़ी, प्लास्टिक और कपड़ा। यहाँ से आता है स्थायी चुंबक, किसका बनाता है, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक किसका बना होता है, स्थायी चुंबक बनाता है इस्पात का, स्थायी चुंबक किसका बनाता है, तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक किसका बनाता है, फिर अस्थायी चुंबक बनाता है नर्म लोहे का, अस्थायी चुंबक किसका बनाता है, नर्म लोहे का। ये हो गया विद्युत का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या मिल रहा है तुमको, बताओ। सही हो रहे नहीं हो रहा, पोस्टमार्टम तो कर रहे पर इसका सही तुम्हें होना है। स्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, नर्म लोहे का। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन, ऊष्मा को मापा जाता है, किससे मापते भाई ऊष्मा, थर्मामीटर से, कैलोरीमीटर से, पायरोमीटर से, ताप युग्म से। ऊष्मा थर्मामीटर, फिर ताप किससे मापेगा, ऊष्मा मापने का मीटर, इसमें आएगा कैलोरीमीटर। ठीक है, कुछ मीटर मैंने आपको सेंड कर रखे, उसी को मैं वापस सेंड कर दूँ अभी। उसके बाद कौन सा उपकरण विद्युत धारा का उत्पन्न करता है, तो ये भी वही है, विद्युत धारा वाला आपने बता दिया अभी। विद्युत धारा मापने वाला मीटर कौन सा, अमीटर। 10 क्वेश्चन आपके पूरे क्लियर। आपसे कुछ भी इनमें से क्वेश्चन पूछे तो आप इनमें से क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, जो कराया गया है वही परफेक्ट है, लेकिन आप रिवाइज करो, रिवाइज करोगे तभी काम चलेगा। और यदि आप भी वीडियो देख रहे हो तो इसको पूरा करो भाई, जो भी वीडियो देख रहा है। वीडियो देखने वाले यूट्यूब पर